मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मिर्जा गालिब एमजी प्रीमियम लॉ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जूरिस्प्रूडेंस की लेक्चर नंबर 9 में हैं। अब तक हमने जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं और अब जो हमारी स्टडी चल रही है वो हम जूरिस्प्रूडेंस का एनालिटिकल स्कूल की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने सर जॉन सैलमन की बात की थी, उनकी जिंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, क्या किन किन पोस्ट के ऊपर काम किया और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उनकी बुक्स जो थी, उन्होंने जो किताबें लिखी, जिसमें से एक जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी थी, एक लॉ ऑफ टॉर्स था, प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट था। और आज हम बात कर रहे हैं HLA हार्ट्स की। HLA हार्ट्स एक 1907 में इनकी पैदाइश हुई और ये एक बहुत प्रोमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं और इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। तो इनका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं लिख के। हिज फुल नेम वाज ये इनका पूरा नाम था। 1907 में इनका जन्म हुआ एंड ही प्रैक्टिस्ड एट चांसरी बार के अंदर इन्होंने जो है वो अपनी प्रैक्टिस की। वर्क एज ए प्रोफेसर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1952 टू 1968। 1952 से लेके 1968 तक इन्होंने ऑक्सफोर्ड में काम किया। ज्वाइंड एज ए प्रिंसिपल ऑफ ब्रेसन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड के अंदर। जिस तरह से और सारे जूरिस्ट का क्रिटिसिज्म हुआ, उसी तरह से हार्ट का भी हुआ और हार्ट ने भी लोगों का क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने जो ऑस्टिन्स की जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया। ही रिजेक्टेड ऑस्टिन्स थ्योरीज ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड एक्सपाउंडेड हिज लीगल थ्योरी बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। उन्होंने जो है ऑस्टिन की जो थ्योरी थी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की, उसको रिजेक्ट किया और जो लीगल थ्योरी बेस्ड थी रिलेशनशिप और बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, उसको जो है ना उन्होंने ज्यादा उसके ऊपर जोर दिया। हिज नोटेशन ऑफ लॉ इज ऑल टुगेदर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीडिसीजर्स। जो इनसे पहले वाले थे उनके मुकाबले इनका जो लॉ का इनका जो व्यू था, इनका जो समझ थी, वो उनसे जो पहले इनसे गुजर चुके थे उनसे बिल्कुल अलग थी। और उसका रीजन था बिला वजह, बिकॉज ही बिलीव्स लॉ, कोर्सन एंड मोरालिटी आर रिलेटेड सोशल फिनोमिनन हैविंग सोशल इम्पैक्ट्स। उनका कहना था कि लॉ morality are related phenomenon having social impact।
ये जो था एक व्यू था हार्ट का, उनका कहना ये था कि लॉ कोर्जन को, आपने सुना कोर्सिव लॉ, कोर्सिव लॉ माने सख्त कानून, एंड मोरालिटी, नैतिकता आर रिलेटेड फिनोमिनन, ये आपस में जुड़ा हुआ एक ताना बाना है, हैविंग सोशल इम्पैक्ट्स, और इनका जो है एक अलग से सामाजिक प्रभाव जो है वो होता है। इन्होंने जो इनका वर्क रहा है उसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी, द कंसेप्ट ऑफ लॉ। ये इनका जो था क्लासिकल वर्क था जो बहुत मशहूर है। ही राइट्स दिस इन क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी, और इन्होंने ये पूरी किताब जो है ऑस्टिन्स की जो एनालिटिकल थ्योरी थी उसके क्रिटिसिज्म के अंदर लिखी है। अब ये जो हार्ट्स का कंसेप्ट ऑफ लॉ था, ये था क्या? हार्ट्स कंसेप्ट ऑफ लॉ ये जो था, बेसिकली इनका मानना ये था, अकॉर्डिंग टू हार्ट्स, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूल। Number one, preliminary rules, and number two, secondary. इनका मानना ये था कि लॉ जो है वो दो तरह के जो रूल्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, और इसमें प्राथमिक नियम और द्वितीय नियम, सेकेंडरी रूल्स, विच प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इनका मानना था कि ये दोनों लॉ जो है इट प्रोवाइड्स बेसिक्स कीज टू जूरिस्प्रूडेंस। और उनका था ये दोनों नियम जो है ये जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक जो है वो यहीं से मिलता है, और इस ये इन्होंने ऑस्टिन्स की जो थ्योरी थी क्रिटिसिज्म जो इन्होंने किया था एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का, उसके जवाब में किताब लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने अपना जो है मत जो है इस तरीके से व्यक्त किया था। तो इन्होंने कहा कि जो लॉ इज ए सिस्टम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूल्स, एक तंत्र सिस्टम को कहते हैं हिंदी में। लॉ जो है एक ऐसा सिस्टम है जो दो तरह के रूलों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रारंभिक और द्वितीय, जिसमें और ये दोनों मिलके ही जो है जूरिस्प्रूडेंस का की जो है उसकी मेन बेसिक्स को तैयार करते हैं। एक तो पहला काम इन्होंने ये किया। इसके अलावा इनका जो दूसरा था दूसरी जो खास इन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया ऑस्टिन का, तो क्या हुआ कि ही रिजेक्टेड द ऑस्टिन्स व्यू दैट लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑस्टिन का मानना ये था कि ये कमांड ऑफ सॉवरन है, और जो कमांड जो है वो राजा ने दे दी है वो ही जो है वैलिड है, उसके अलावा कोई लॉ नहीं होता। और यही जो था उन्होंने कहा था पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ में ऑस्टिन ने यही कहा था। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं है। हार्ट एम्फेसाइज
on primary law rules are duty imposing and secondary rules are power conferring. इन्होंने एक हार्ट्स ने कहा emphasize that ये जो प्राइमरी रूल्स की इन्होंने बात की थी यहां पर, ये रूल्स जो हैं ये दीज रूल्स आर ड्यूटी इंपोजिंग. ये जो प्राइमरी रूल्स होते हैं ये ड्यूटी इंपोजिंग होते हैं और जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं ये इन्होंने जो सेकेंडरी रूल्स की बात की थी इन्होंने ये कहा था दे आर पावर कन्फर्म. ये जो पहले पहले जो रूल है इन रूल्स से जो है वो ड्यूटी इंपोज होती है, सिटीजन्स के ऊपर भी होती है, गवर्नमेंट के ऊपर भी होती है. और दूसरे जो रूल हैं उसके अंदर जो है उससे जो है किसी भी सॉवरन को वो पावर प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे कि वो रूल करता है या जिससे कि वो राज्य करता है. और इनका ये मानना था कि ये जो प्राइमरी रूल है और सेकेंडरी रूल है इन दोनों रूलों से जो है क्या होता है एन यूनियन प्राइमरी प्लस सेकेंडरी रूल्स की जो यूनियन है दैट इज imposing duty plus conferring power. ड्यूटी इंपोज करता है और शक्ति प्रदान करता है. और ये जो दोनों चीजें हैं ये जो है दिस इज एसेंस ऑफ लॉ. निचोड़ है, ये विधि का निचोड़ है, ये उनका मानना था. इन्होंने ये कहा क्योंकि ऑस्ट्रियंस की इन्होंने जो लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, क्योंकि इनका मानना ये था कि दो प्राइमरी और सेकेंडरी रूल होते हैं. प्राइमरी रूल जो है वो ड्यूटी इंपोजिंग होते हैं, सेकेंडरी रूल जो है वो पावर कन्फरिंग होते हैं. इन दोनों रूल से मिलके जो है ये दोनों रूल मिलके जो है एसेंस ऑफ लॉ है. ये जो है हार्ट का मानना था और ये इनका जो है सेकंड क्रिटिसिज्म जो था इन्होंने किया था. जो इनके विचार थे देखिए जितने भी इन्होंने इस अपने व्यूज को लिखा है या बताया है उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह रही है. बिना वजह के किसी भी ज्यूरिस्ट ने कोई नहीं दिया. इनका कहना यह था the primary law are imposing duty on individuals are binding because of popular acceptance. इनका ये कहना था the primary rules are duty imposing on individuals. ये प्राइमरी रूल्स जो हैं प्रजा कह लें आप या इंडिविजुअल के ऊपर जो है ये ड्यूटी इंपोज करते हैं नंबर एक. और नंबर दो ये कि ये बाइंडिंग है. ये रूल्स जो हैं वो बाइंडिंग है. और ये रूल्स जैसे फॉर एग्जांपल कीनशिप, लॉ ऑफ कीनशिप, फैमिली,
फैमिली सेंटीमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो होते हैं ये इसको हम हिंदी में कहते हैं रिश्तेदारी, इसको हम कहते हैं पारिवारिक, जज्बात या भावुकता, सेंटिमेंट्स। ये कोई ऑफिशियल रूल तो है नहीं, लिहाजा दे सफर्स फ्रॉम देयर मेजर। इन्होंने कहा दीज रूल्स, ये जो प्राइमरी रूल्स आ रहे हैं, दे आर नॉट ऑफिशियल रूल्स। ये ऑफिशियल रूल्स तो है नहीं, कोई शक्ति नहीं है इनको इम्पोज करने वाली, कोई इनको ऐसा नहीं है कि जो ये कहने से आपको ये मानना ही पड़ेगा। तो दीज रूल्स सफर्स डिफेक्ट, इनके अंदर कमी होती है। और वो कमी क्या होती है कि नंबर 1 तो इनकी जो कमी होती है वो ये होती है, नंबर 1 इनमें अनसर्टेनिटी होती है, नंबर 2 इनके अंदर ये स्टैटिक कैरेक्टर के होते हैं, नंबर 3 इनएफिशिएंसी होती है। अनसर्टेन, आप समझ सकते हैं इनके अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं होती, एक जगह पर कुछ है दूसरी जगह पर कुछ है। स्टैटिक कैरेक्टर्स के होते हैं, यानी कि जो अम्मा ने कह दिया वो माना जाएगा, जो दादी ने कह दिया वो माना जाएगा, जो उससे ऊपर कह दिया, जो परदादी ने कहा था वही चला रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ना उसको कोई चेंज कर सकता। हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी परदादी ऐसे करती थी, हमारे बाबा ने ऐसे किया था। ये स्टैटिक कैरेक्टर्स के होते हैं। और इनएफिशिएंसी इनके अंदर होती है, ये प्रभावी नहीं होते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो खास बात ये इन्होंने कही थी कि ये जो प्राइमरी रूल्स होते हैं ये ड्यूटी इंपोजिंग होते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, और जैसे कीनशिप है, फैमिली सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन इनके अंदर एक जो है बेसिक कमी होती है कि वो कमी ये होती है दे सफर्स डिफेक्ट, उनमें अनसर्टेनिटी होती है, स्टैटिक कैरेक्टर्स के होते हैं और इनएफिशिएंसी होती है। ये हमने बात करी प्राइमरी रूल्स की। इसमें एक और इनके साथ में जो प्रॉब्लम होती है कि देयर इज नो एजेंसी टू इम्प्लीमेंट। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या इनको फॉलो कराने के लिए या इनको पूरा कराने के लिए जो है कोई एजेंसी नहीं होती। ये जो डिसाइड कर दे कि भाई ये वाला एक्स रूल चलेगा, वाई नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस एक ये फैमिली रूल्स होते हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। एक कुटुंब के रूल होते हैं, एक एरिया के रूल होते हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। तो ये प्राइमरी रूल्स की बात होती है। लेकिन जो सेकेंडरी रूल्स हैं, जहां पे हम सेकेंडरी रूल्स की बात करते हैं, secondary rules, these rules are power conferring। ये शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। नंबर 2, ये एफिशिएंट होते हैं। इनेबल होते हैं। सेकेंडरी रूल्स के अंदर जो वहां पे डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी रूल्स जो हैं ये
पावर के थ्रू आ रहे हैं, शक्ति के थ्रू आ रहे हैं, स्टेट के थ्रू आ रहे हैं, तो इनके अंदर जो है एफिशिएंसी भी होती है, इनेबल भी होते हैं, पावर कन्फरिंग भी होती है। एंड ये जो इनेबल लेजिस्लेचर had power to modify them according to the need of time and society। इसमें यह खास बात होती है कि ये जो है ये रूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटर जो है उसको पावर होती है कि वो उनको मॉडिफाई कर सके समय के अनुसार और सोसाइटी की आवश्यकता के अनुसार। इसमें मेन चीज ये था ये जो सेकेंडरी रूल्स थे, ये सेकेंडरी रूल्स, these rules seeks remedy defect of primary rules। ये खास बात है, ये याद रखने वाली बात है कि ये जो रूल्स थे सेकेंडरी रूल्स जो हैं, these rules seeks remedy to defect of the primary rules। जो हमारे प्रारंभिक या प्राथमिक नियम थे जिनके अंदर 3 तरह की कमियां थी, वो एफिशिएंट नहीं थे, अनेबल नहीं थे और उनके अंदर सर्टेनिटी नहीं थी। सेकेंडरी रूल्स के अंदर एफिशिएंट लेजिस्लेचर के थ्रू ये कमियां जो हैं ये दूर कर दी गई, ये रेमेडी दी गई। और क्या रेमेडी थी? टू इट रिमूव्स द डिफेक्ट ऑफ द प्राइमरी रूल्स। इसने जो प्राइमरी रूल्स के डिफेक्ट्स थे उन दोनों को उनको समाप्त कर दिया। और उनका कहना ये था विद द यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स प्लस सेकेंडरी रूल्स, ये दोनों मिलके लॉ टेक्स बर्थ। लॉ का जो जन्म है वो प्राइमरी रूल्स से और सेकेंडरी रूल्स से मिलके होता है। यानी कि जो हमारे कस्टम्स हैं, हमारे यूजेजेस हैं और हमारे दूसरी तरह के रिलीजियस बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब जो है प्राइमरी रूल्स हैं, जो ना तो बाइंडिंग थे, ना कोई ऐसी उनके अंदर सर्टेनिटी थी, ना वो एफिशिएंट थे, ना कोई एक ऐसी एजेंसी थी कि जो उनको डिसाइड कर सके कि कौन सा रूल लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, गलत है। ये जो उनके डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स को जो है लेजिस्लेचर ने उनको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद में उस लेजिस्लेचर से पावर कन्फर्ड हुई, उसने एफिशिएंट रूल्स बनाए और अनेबलिंग रूल्स बनाए। ये तीनों चीजें मिलके जो प्राइमरी रूल्स के डिफेक्ट्स थे उनको समाप्त कर दिया और इन दोनों की यूनियन से, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स से लॉ का जन्म हुआ। और ये जो मेन जो चीज थी कि इस तरह से लॉ की उत्पत्ति हो गई, प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार के नियमों को मिला के। एक जूरिस्ट हुए हैं जिनका नाम था एरिक कॉल्विन। ही ऑब्जर्व दैट प्राइमरी रूल्स आर द रूल्स where individuals are required to do or abstain from doing certain acts. Whether secondary rules are in the sense depend on the primary rules. एरिक कॉल्विन जो थे, he observed that
primary rules are the rules where individuals are required to do something or to abstain from doing something. Whether secondary rules are in sense depends on primary rules. तो एरिक कॉल्विन ने कहा था, he observed that primary rules are the rules where individuals are required to do something or to abstain from certain acts. या तो उसे कुछ करना है या उसे कुछ करने से बचना है. Whether secondary rules are in sense depends on the primary rules. ये जो सेकेंडरी रूल्स हैं ये जो है प्राइमरी रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो ये जो था हम पढ़ रहे थे हार्ट्स की बात. तो हार्ट ने बेसिकली अपना जो सारा काम किया है वो एनालिटिकल स्कूल पे ही काम किया है उन्होंने भी. लेकिन उन्होंने जो मेन बात थी ऑस्टिन की, द कमांड ऑफ सॉवरन, उन्होंने कहा था लॉ इज नथिंग बट द कमांड ऑफ सॉवरन, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये जो है दो तरह के रूल्स होते हैं, एक प्राइमरी रूल्स होते हैं और एक सेकेंडरी रूल्स होते हैं. उन दोनों को मिला के जो है वो लॉ का जन्म होता है. प्राइमरी रूल्स जो है, प्राइमरी रूल्स के अंदर किसी इंडिविजुअल को या तो कुछ करने को कहा जाता है या कुछ ना करने को कहा जाता है. और सेकेंडरी रूल्स जो है वो प्राइमरी रूल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो यहां तक हमने जो है बात की है. अब इसके बाद में इन्होंने बताया था रूल ऑफ रिकॉग्निशन. रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो हार्ट ने बताया. उसके अनुसार प्रोफेसर हार्ट्स positivism explain the existence of law with reference to the rule of recognition, binding force of which depends upon its acceptance. उन्होंने कहा रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो है इसके लिए बाइंडिंग फोर्स जो है उसकी एक्सेप्टेंस है. अगर किसी रूल की एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो उसका रूल ऑफ रिकॉग्निशन के अनुसार वो काम नहीं करेगा. The validity of law is to be tested on the basis of rule of recognition. उन्होंने कहा किसी भी कानून की वैलिडिटी जो है वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन के आधार पर जो है उसको चेक किया जाएगा. विच इज सिमिलर टू ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ सॉवरन, जो ऑस्टिन के सॉवरेनिटी के कंसेप्ट के से मिलता जुलता था. अब आप देखें कि अभी आज के उसमें अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने 3 कानून बनाए हैं किसानों वाले, लेकिन वो उसकी वैलिडिटी अगर हम बात करें तो उसकी वैलिडिटी का जो टेस्ट है वो रिकॉग्निशन से होगा. रिकॉग्निशन किसान उसका विरोध कर रहे हैं, किसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो ये वाली बात अगर देखी जाए तो ये यहां पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी लागू होती दिखाई दे रही है. हार्ट हाउएवर इंसिस्टेड दैट द रूल ऑफ रिकॉग्निशन इज नॉट एन एक्स्ट्रा jural hypothesis like Kelsen's basic grunt norm. उन्होंने कहा लेकिन ये जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन है ये एक्स्ट्रा जुरल हाइपोथेसिस नहीं, परिकल्पना नहीं है, जैसे कैल्सन्स की बेसिक ग्रंट नॉर्म की बात. अकॉर्डिंग टू हिम रूल ऑफ रिकॉग्निशन इज द सोल रूल इन ए लीगल सिस्टम हुज बाइंडिंग फोर्सेस डिपेंड अपॉन इट्स एक्सेप्टेंस. उन्होंने कहा जो इनकी बाइंडिंग फोर्स है वो इसकी
एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी स्वीकार्यता के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर इज इनेक्टेड बाई ब्रिटिश क्वीन इन पार्लियामेंट इज रूल ऑफ रिकॉग्निशन. अगेन, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विच constitute rule of recognition are rules of positive law which are binding on citizens, officials, legislature, court and various other government decrees. हाँ, तो जो भी देखें, जो भी पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाया जाता है वो किसी भी सिटीजन के लिए बाइंडिंग होता है, ऑफिशियल्स के लिए बाइंडिंग होता है, लेजिस्लेचर के लिए बाइंडिंग होता है, कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होता है एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट एजेंसी. कोर्ट भी जब कोई अपराध हो जाता है तो वो उसी कानून के तहत जो पार्लियामेंट ने बना के भेजा होता है कि साहब इस कानून में ये सजा मिलेगी, इतने दिन की सजा मिलेगी और इसका ट्रायल इस ढंग से होगा, इसमें बेल होगी या इसके अंदर बेल नहीं होगी, या इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा या इसके अंदर 3 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा या इसके अंदर जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा या लाइफ टर्म होगा. ये डिपेंड कहां करता है, जो पीछे से कानून लेजिस्लेचर से बन के आता है, जहां पे सेकंड टाइप का जो रूल है, जहां से पावर कन्फर्म हो रही है, वहां से जो रूल बन के आता है. क्योंकि उसके अंदर सर्टेनिटी भी होती है, उसके अंदर जो है फोर्स भी होती है, वो इनेबलिंग भी होते हैं, सारी चीजें वहां पर होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, सिटीजन के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं, जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उनपे बाइंडिंग होते हैं, लेजिस्लेचर के लिए खुद बाइंडिंग होते हैं, इसके बाद में जो कोर्ट्स हैं उनके लिए बाइंडिंग होते हैं. तो ये जो मेन चीजें थी, तो ये हार्ट ने जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन बताया कि ये जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो रिकॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. Thus it could be seen that H.L. Hart's concept of positivism centered round the following consideration. इन ये जो हार्ट ने जो कुछ भी कहा था उसके 4 उन्होंने नियम बताए कि इन 4 पॉइंट्स बताए उन्होंने कि इन 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है मामला घूमता है. क्या है वो 4 पॉइंट्स? नंबर 1, he accepted law as a command as advocated by Bentham and his disciple Austin. इन्होंने पहली चीज तो थी ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म क्या, इन्होंने पॉजिटिविज्म के ऊपर, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के ऊपर. लेकिन इन्होंने एक चीज मान ली जो बेंथम और ऑस्टिन लगातार कहते आ रहे थे कि लॉ एज ए कमांड, ये इन्होंने माना. दूसरा था कि ही बिलीव्ड दैट एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट्स आर वर्थ परसुइंग एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेयर सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज. उन्होंने कहा ये एनालिसिस का जो मामला है जो ये कर रहे हैं ये वर्थ है, लेकिन सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज जो है इनसे जो है ना इसको अलग अलग आप पहचान करके इसकी अलग अलग रख के इस काम को करें. तीसरी बात थी जुडिशियल डिसीजंस वर टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम प्री डिटरमाइंड रूल्स विदाउट रिकोर्स ऑफ सोशल एम्स, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड मोरालिटी. इन्होंने कहा कि ये जो हमने बात की थी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की थी और हमने बात की थी कि जहां पर जज मेड रूल्स होते हैं जो उसको डायनेमिक बना देते हैं, समाज और परिस्थितियों के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन वो करते रहते हैं. तो इन्होंने कहा जो प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं उसके अंदर जो है विदाउट रिकोर्स टू सोशल एम्स, किसी ऐसा ना हो कि जज जो है किसी सोशल एम को पूरा करने के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए या गवर्नमेंट की किसी की पॉलिसी को पूरा करने के लिए जो है ना उसको जो है वो घुमाए. वो फ्री माइंड होना चाहिए, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए और किसी तरह की उसके अंदर किसी भी तरह का कोई झुकाव जो है किसी सामाजिक कार्य के लिए उसका खुद का नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए बिल्कुल. चौथी बात थी मोरल जजमेंट कैन नॉट बी डिफेंडेड बाय रेशनल आर्ग्यूमेंट, एविडेंस और प्रूफ. उन्होंने कहा ये जो मोरल जजमेंट है ये किसी भी तरह से रेशनल आर्ग्यूमेंट, एविडेंस और प्रूफ से जो है इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं. पांचवा उन्होंने बताया था द लॉ एज इट इज एक्चुअली लेड डाउन पॉजिटम हैज टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम लॉ एज इट ऑट टू बी. उन्होंने कहा जो लॉ बन चुका है और ये जैसा होना चाहिए उस होने चाहिए की बात ना करें आप, जैसा है
इसको बिल्कुल अलग रखें और कैसा होना चाहिए उससे, और ये जैसा है उसके आधार पर ही आप काम करें। दोस्तों ये मैं आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इसके बाद में हम हार्ट्स व्यू ऑन लॉ एंड मोरलिटी को पढ़ेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद में जो हमारा सेकंड होगा वो होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड मोरलिटी। तो ये यहाँ पे हमारी जो सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में हमारा हार्ट का जो हम सोशल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल स्कूल, उसके अंदर में हार्ट्स की जो है बात वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे हैंस केल्सन की। और मैं ठंड बहुत है दोस्तों, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, और मैं आपसे हर बार की तरह इस बार भी निवेदन ये कर रहा हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे लाइक्स बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जो कमेंट्स हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी से बहुत बहुत प्यारी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको जो है फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि हम जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको आप तक और दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें। आप हमारे लेक्चर सुने, इसके अलावा दूसरे लोगों के लेक्चर भी सुने। आपको कई लेक्चर, कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके कहीं सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो मेरा आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।